हेलो एवरीवन। वेलकम टू आदित्य साइंस कंसेप्ट। कैसे हैं डियर? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। वो कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जान लीजिए। एक है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के बारे में हम लोग जानेंगे और विस्तृत रूप से इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। वॉशिंग सोडा के बारे में जानेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानेंगे, बेकिंग पाउडर के बारे में जानेंगे। ये सभी के सभी हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। इस वजह से ये पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का जो लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, यानी आज ही आपका पूरी तरीका से एसिड बेस एंड साल्ट्स वाले जो चैप्टर है पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं बचेंगे एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़ने के लिए। आपको बात समझ गए? होपफुली कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। कोई भी हमारे नए स्टूडेंट डायरेक्ट अगर इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले जाकर एसिड बेस एंड साल्ट के जो फर्स्ट लेक्चर है वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करें और फिर वो पढ़ते हुए आज के लेक्चर को पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे आपका ही कंसेप्ट बेहतर होगा। हमें क्या है, हमें तो बच्चा बस पढ़ाना है, आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको समझ में आएगा ही। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस में अगर किसी कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप एक सीक्वेंस में पढ़ने का ही प्रयास करें। बात समझ गए? तो चलिए बच्चों, आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, अपना नोट्स स्वयं बनाएँ, जो भी आपको यहाँ पर लगेगा कि ये कंसेप्ट हमें कॉपी करने चाहिए, इस फैक्ट को हमें उतार लेना चाहिए, तो आप कॉपी भी करते हुए चलेंगे, उतारते हुए चलते चलेंगे। बात समझ गए? तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में कि ये कास्टिक सोडा होता क्या है, इसको बनाने के क्या-क्या प्रोसेस हैं, इन सभी चीज़ों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं कास्टिक सोडा के बारे में कि ये कास्टिक सोडा होता क्या है? चल अगर आप कास्टिक सोडा की अगर बात करते हैं तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। क्या नाम होते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होते हैं फॉर्मूला? NaOH होता है। ये बात समझ गए? तो इस फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, या आपसे पूछे जाएंगे कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो आप NaOH लगा देंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा। आइए अब समझते हैं इसके प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये आखिरकार है क्या। देखें, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को आमतौर पर कास्टिक सोडा के नाम से हम जानते हैं, यानी कि जो कास्टिक सोडा है उसे हम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के नाम से हमने क्या कहा कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है उसको हम एक और नाम से जानते हैं जो आमतौर पर कहा जाता है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के उत्पादन के लिए यहाँ पर अब वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया जिस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग कास्टिक सोडा का निर्माण करते हैं। तो कास्टिक सोडा को बनाने के लिए हमें कौन-कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, इनकी अब चर्चा स्टार्ट हो गया। तो कहता है कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के उत्पादन के लिए कच्चा माल, क्या कह रहा है? कच्चा माल सोडियम क्लोराइड है। क्या है बच्चा? कच्चा जो माल है वो सोडियम क्लोराइड है। यानी कि जो आपके घर में नमक है, जिस नमक का आप सेवन करते हैं, जो आपके घर के किचन में उपस्थित होता है, उसी की सहायता से, उसी से हम लोग कास्टिक सोडा भी बना लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सर NaCl से हम कास्टिक सोडा बना लेंगे? तो चलिए समझते हैं। तो कह रहा है कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चे जो माल हैं, वो सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उत्पादन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय घोल, ये किससे बनाया जाता है? तो इसके सांद्र जो जलीय विलयन होते हैं, इसके सांद्र जलीय जो विलयन होते हैं, इसकी सहायता से हम लोग कास्टिक सोडा
प्राप्त करते हैं या कास्टिक सोडा हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करा है कि आपको रॉ मटेरियल में चाहिए क्या? सोडियम क्लोराइड चाहिए, NaCl चाहिए और इसका आपको जलीय घोल बनाना होगा। क्या बनाने होंगे? जलीय घोल। तो आप कहेंगे कि सर इस नमक का तो हम जलीय घोल डेली बनाते हैं सर, तो क्या वो कास्टिक सोडा हो जाता है? नहीं बच्चे, ऐसे कास्टिक सोडा नहीं बनते हैं। इसका यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपको बताया जा रहा है कि जो कास्टिक सोडा होते हैं वो बनाए किससे जाते हैं? तो जो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। देखो ये क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। बात समझ गए? चलिए सर, तो इस ब्राइन सॉल्यूशन का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की जब हम क्रिया करते हैं तब हमें जाकर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। यानी कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से जब विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाहित करने के दरमियान ही हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। इस तरीका से नॉर्मल ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं कि आप नमक और पानी घोल लो और कास्टिक सोडा बन गया, ऐसे नहीं होता। हाँ, लेकिन जब उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे तब जाकर आपको क्या मिल जाएंगे? कास्टिक सोडा मिल जाते हैं। ठीक है? तो कह रहा है कि विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड जिसे ब्राइन कहा जाता है, इसके सांद्रित विलयन से, किस प्रकार के विलयन से? सांद्रित, यानी कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है उससे जब विद्युत हम यानी इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करते हैं तो यह विघटित होकर क्या होकर? विघटित। विघटित कहने का मतलब क्या है कि टूट कर हमें कहता है कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड मिलता है, क्लोरीन मिलता है और साथ ही साथ बच्चे हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। यानी कि जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें तीन तरह के प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। तीन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। एक तो हमें कास्टिक सोडा मिल जाता है, एक हमें क्लोरीन गैस मिल जाते हैं और एक हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। बात समझ गए? चलिए सर अब इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले इसकी प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। आपको क्या लेना है? आपको एक वीकर लेना है। आपको एक वीकर लेना है। ये हमने वीकर ले लिया। अब इस वीकर में आपको जलीय घोल लेना है। किसका जलीय घोल लेना है सर? तो हमें जलीय घोल लेने हैं H2O और NaCl का, यानी कि जल और NaCl हमें लेने हैं। चलिए ये हमने जलीय घोल लिया है जिसमें हमें H2O लेना है और साथ ही साथ बच्चा क्या लेना है? तो हमें साल्ट लेना है और साल्ट कौन सा लेना है? तो NaCl लेना है। यही दोनों चीज हमें लेने हैं। अब इसमें इस जलीय घोल में अभी ये क्या है? अभी हमने केवल जलीय घोल बनाया है। एक बीकर में हमने एक जलीय घोल बनाया है। अब अब इस घोल में हम इलेक्ट्रोड डालते हैं। ये इलेक्ट्रोड है और एक और इलेक्ट्रोड डालते हैं। एक को हम कहते हैं कैथोड और एक को हम कहते हैं एनोड। इसका नामकरण कर देते हैं कैथोड से। ये जो है बच्चा कैथोड है, कैथोड है और इसका नाम एनोड है। एनोड हो गया और कैथोड हो गया। ये कैथोड और ये रहे एनोड। आपको पता है कि एनोड जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ये कंसेप्ट उसी बच्चा को बेहतर ढंग से समझ में आएगा जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस बेहतर ढंग से
कंसेप्ट क्लियर होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस की जो हमने प्रोसेस आपको समझाया था, अगर वो कंसेप्ट आपको बेहतर होंगे, अच्छे ढंग से उस कंसेप्ट को समझे होंगे, तब ये जाकर बेहतर ढंग से आपको समझ में आएँगे। फिर भी अगर नए बच्चे हैं तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बेहतर ढंग से हम समझाएँगे। तो एनोड जो होता है बच्चे, वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। इलेक्ट्रोड, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड नाम है। चलो इसका नाम भी हम कर देते हैं कि इसको हम कहते आखिरकार क्या है। तो ये दोनों के दोनों जो है इलेक्ट्रोड है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड है। अब ये जो कैथोड है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं इस पर। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इन दोनों जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक बैटरी के माध्यम से जोड़ लेते हैं। बैटरी के माध्यम से हम इसे जोड़ लेते हैं सर। चलो यहाँ पर हमने स्विच बनाया है। ये जो है, यहाँ पर हम स्विच बना लेते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे ही हमने जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया, जैसे ही इस जलीय विलयन में, अच्छा ये जो जलीय विलयन है इसे हम क्या कहते हैं? तो ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो नाम है, इसका नाम है बच्चा ब्राइन सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? जल और नमक का जो सांद्रित घोल है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड है, जो हमारा विलयन है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम सर ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। अब जैसे ही बच्चा इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हमने पास किया, तो ये H2O जो है अपने आयंस में टूट जाएंगे, अपने आयंस में टूट जाएंगे। अब ये टूटेगा कैसे? तो देखिए, ये जो हमारा H2O है, ये जो हमारा H2O है, ये H प्लस आयन में टूटेगा, H प्लस आयन में टूट जाएगा, और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। H प्लस आयन में टूट जाएंगे और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। इसी तरह से NaCl जो है, जो हमारा साधारण नमक है, ये भी अपने आयंस में टूट जाएंगे। आयंस में कैसे टूटेंगे सर? तो ये अपने Na प्लस में टूट जाएगा, Na प्लस में टूट जाएगा, और Cl माइनस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएंगे। Na प्लस में टूट गया और Cl माइनस में टूट गया, तो दोनों के दोनों जो है, यानी कि ये जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है, ये ब्राइन सॉल्यूशन में जितने सारे हमारे फैक्टर हैं, यानी कि जो इसमें हमारा जल और नमक का विलयन है, इसमें जल भी अपने आयंस में टूट गए, और साथ ही साथ ये नमक जो है, नमक भी अपने आयंस में टूट गया पूरी तरीका से। बात क्लियर है? अब होगा क्या? होगा ये कि सर ये पॉजिटिव वाला जो है टर्मिनल, इस पर तो सर पूरी तरीका से पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पूरी तरीका से पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा माइनस टर्मिनल है उस पर पूरी तरीका से हमारा माइनस वाले टर्मिनल से, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। बात समझिए, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर ज़्यादा है। अब होता ये है कि हमने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में समझाया था कि जितने सारे आयंस होते हैं, जितने सारे आयंस होते हैं,
वो इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज होते हैं। जितने सारे आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज होते हैं। पहली पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपोजिट जो चार्जेज होते हैं, अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम जो चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सर अगर अलग अलग चार्ज हैं, अगर पॉजिटिव है चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक पास आने का प्रयास करेंगे। और यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो सर ये दोनों समान चार्ज होंगे। ये दोनों समान चार्जेज वाले इलेक्ट्रोड हो गए, या आप कह सकते हैं कि समान चार्जेज वाले आयंस हो गए। तो ये एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। या दोनों अगर नेगेटिव चार्ज वाले हो गए, यानी कि इधर भी पहला जो है माइनस चार्ज हो गया, दूसरा भी माइनस चार्ज हो गया, तो भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। तो अब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर H प्लस आयन बना है और OH माइनस आयन बना है, तो H प्लस आयन जो है यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कारण से ये हाइड्रोजन आयन बना है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन आयन बना है। सर ये हाइड्रोजन आयन क्यों बना है? हमने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको समझाया है कि जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब उसके ऊपर एक आ जाते हैं आवेश, एक ऊपर आ जाता है चार्ज, जिसे हम आयन कहते हैं। तो यहाँ पर H प्लस है, इसका मतलब है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस है, चार्ज कितने हैं, एक है, इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज बना है, यानी कि पॉजिटिव आयंस बने हैं, पॉजिटिव आयन बना है। तो ये पॉजिटिव आयन जो है अपने निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होगा। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन अपने निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर चला जाएगा। जैसे ही निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गया, तो ये हाइड्रोजन जो अपने आयन में था, हाइड्रोजन जो अपने आयन में था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे आयंस जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज कहने का मतलब कि अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किए हुए है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और यदि कोई अपना इलेक्ट्रॉन का किसी से मांग कर ग्रहण किए हुए है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग कर देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किए हुआ था, तो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये H बना लेगा, यानी कि हाइड्रोजन बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन। अब ये अपने एटम्स में आ गया, अपने एटम बन गया, यानी कि ये परमाणु बन गया। लेकिन दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकता, हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकता, तो अपने जैसा एक और हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और जुड़कर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा बच्चा। बात समझ गए? तो हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलते हैं, तो कैथोड पर मिलते हैं। पहली पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब हम कास्टिक सोडा बनाते हैं, तो कास्टिक सोडा बनाते समय उसके साधारण नमक और जल का जो विलयन होता है, जब उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलता है, तो हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर मिलता है। पहले पॉइंट क्लियर है। चलिए सर, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो हमारे हाइड्रोजन गैस मिल जाएंगे। चलो सर, अब OH जो है, OH निगेटिव है आयंस में, तो ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव आयंस के पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। लेकिन जो OH निगेटिव है, OH जो माइनस आयन है, ये कहता है कि हम नहीं जाएंगे, ये जाना ही नहीं चाहता है, इस वजह से ये यही रह जाएगा। सोडियम आयन को कहा जाएगा कि तुम चले जाओ अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के पास, तो ये भी नहीं जाएगा। लेकिन जब क्लोरीन की बात आती है, तो क्लोरीन अपने आयंस को
एनोड पर जाकर डिस्चार्ज करेगा। यानी कि क्लोरीन जो है माइनस आयन जो है ये क्या कह रहा है, ये चाहता है कि हम अपने एटम में लौट जाए, अपने परमाणु में लौट जाए, क्योंकि ये आयन्स है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन आयन्स है ये पहुंचेगा बच्चा कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा, यानी कि एनोड के पास चला गया। जैसे ही एनोड के पास जाएगा तो क्लोरीन क्या था, क्लोरीन जो थे, क्लोरीन जो था बच्चा वो एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किए हुए था। एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए था, ग्रहण किए हुआ था। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण किया हुआ था तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग कर देगा और त्याग करके अपने एटम में लौट जाएगा, अपने एटम में लौट जाएगा। तो इस तरीका से हमें क्लोरीन गैस मिलेंगे, लेकिन क्लोरीन जो है वो भी अकेले नहीं रहेगा, तो अपने जैसा एक और क्लोरीन के साथ मिलकर क्लोरीन गैस बना देगा। तो यहाँ बैलेंस हम कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने बैलेंस किया तो यहाँ पर ये क्लोरीन गैस हमें मिल गया। तो ध्यान आपको इस बात को भी रखना है कि जो हमें कास्टिक सोडा जब हम बनाते हैं तो कास्टिक सोडा बनाने के दरमियान जो क्लोरीन गैस हमें मिलते हैं वो किस इलेक्ट्रोड पर मिलता है, तो आप कहेंगे सर एनोड पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा सर, एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिल जाते हैं। अब बचा क्या, अब सर बचा सोडियम प्लस आयन और OH माइनस आयन। अब ये सोडियम आयन और हमारा OH माइनस आयन ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर बना लेता है NaOH, NaOH, और इसी को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के नाम से हम जानते हैं बच्चा। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो इस तरीका से हम कास्टिक सोडा बनाते हैं, इस तरीका से हम कास्टिक सोडा का निर्माण कर लेते हैं। क्या ये बात क्लियर है? एक बार और समझिए। हमने नमक और जल का एक सांद्र विलयन लिया जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ब्राइन विलयन कहते हैं। अब इस ब्राइन विलयन में हमने दो इलेक्ट्रोड लगाया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड के नाम से जानते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एक होता है हमारा कैथोड जिसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जब हम इन दोनों को एक बैटरी के माध्यम से जैसे ही हमने जोड़ा तो इस विलयन से इलेक्ट्रिक पास होने लगा। जब इलेक्ट्रिक पास होने लगा तो जल अपने आयंस में टूट गए, H प्लस आयन और OH माइनस आयन में। नमक जो था वो भी अपने आयंस में टूट गए, Na प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। H प्लस आयन जो है अपने निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर चला जाएगा, यानी H प्लस आयन जो है कैथोड पर चला गया और Cl माइनस आयन जो है एनोड पर चला गया। और ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन जो है अपने अपने इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज हुए और डिस्चार्ज होकर अपने एटम्स में लौट गए, और इस तरीका से हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल गए। OH माइनस आयन और Na प्लस आयन जो है आपस में जुड़ गए और जुड़कर कास्टिक सोडा का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यह जो हमारा प्रोसेस है बच्चा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर अल्कली क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं। क्यों सर इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि बच्चा यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस मिला है, हमें क्लोरीन गैस मिलते हैं, इस वजह से क्लोरीन गैस का जो क्लोर है उसको हमने निकाल लिया बाहर, और साथ ही साथ हमें एक एल्कली मिलता है। एल्कली हम किसे कहते हैं, जो क्षार होता है, यानी कि जो भस्म का जलीय विलयन होता है जिसे हम अल्कली के नाम से जानते हैं। तो NaOH जो है इसमें जल की मात्रा है, जल के साथ मौजूद है, इस वजह से इसे हम एल्कली कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्षार भी मिला और क्लोरीन गैस भी मिला, इस वजह से हम इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस हमने इसको नाम दिया। तो इस तरीका से हमें कास्टिक सोडा मिल जाते हैं। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब क्लियर करते हैं इन सारी चीजों को। तो यहाँ पर हमने जो बताया था कि विलयन से जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये टूट कर
सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, क्लोरीन देता है और हाइड्रोजन गैस, यानी कि 3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। कह रहा है कि विद्युत अपघटन के दौरान एनोड, जिसे हम धनात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं, पर क्लोरीन गैस मिलता है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है उस पर हमें कौन से गैस मिलते हैं सर? क्लोरीन गैस मिलते हैं। और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, उस ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड पर हमें कौन से गैस मिले? तो हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। बात क्लियर है? कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है, यानी कि जो कैथोड है, इसी कैथोड के पास इसे कैथोड के पास हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा भी हमें मिल जाते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। जैसे यहाँ कह रहा है सोडियम क्लोराइड, इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaCl हो गया। ये क्या है? जल है। तो जब सोडियम क्लोराइड और जल को हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सर? इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस नाम देते हैं, यानी कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें NaOH मिला जो एक जलीय घोल की तरह है, क्लोरीन गैस मिला। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है थोड़ा सा क्लोरीन गैस मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गया। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, जिसे हम क्लोर अल्कली के नाम से जानते हैं। ये भी हमने आपको समझाया कि इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरीन के लिए क्लोर है, क्लोरीन के लिए क्या है? क्लोर है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या है बच्चा? क्षार शब्द को लिया गया है। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड विलयन के विद्युत अपघटन, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, या क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त 3 अत्यंत उपयोगी उत्पाद क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको समझाया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पर होता है। देखो ये क्या है? एक क्लोरीन गैस हमें कहाँ मिला है? क्लोरीन जो गैस है हमें कहाँ मिले हैं? तो आप कहेंगे सर एनोड पर हमें मिला है, एनोड पर मिला। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर मिला है? तो आप कहेंगे सर कैथोड पर मिला है। ये रहा कैथोड पर मिला हमें। रॉड जो होता है टाइटेनियम का होता है और एक स्टील का होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और NaOH जो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो हमें मिल जाते हैं कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के पास। चलो सर इस तरीका से हमें पूरे प्रोसेस को हमने समझ लिया है पहले ही। यही पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। चल अब इसमें जो महत्वपूर्ण उत्पाद बने हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बने हैं वो क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। तो इनके अब हम पढ़ लेते हैं यूजेज क्या है, क्या क्या इसका उपयोग है हमारे जीवन में, इसको पढ़ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्लोरीन का उपयोग कहाँ हम करते हैं। क्लोरीन का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, इसको हम समझ लेते हैं। आइए कह रहे हैं कि क्लोरीन का उपयोग पेयजल आपूर्ति, क्लोरीन का जो उपयोग है वो पेयजल आपूर्ति और स्विमिंग पूल के, क्या कह रहा है कि जो हमारा क्लोर है, ठीक है, क्लोरीन का उपयोग जो होता है वो पेयजल आपूर्ति के लिए और स्विमिंग पूल के जो पानी है उसको रोगाणु रहित, रोगाणु रहित कहने का मतलब है कि उसमें जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उन सभी को पूरी तरीका से खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पेयजल आपूर्ति और स्विमिंग पूल के जो पानी है उसको पूरी तरीका से
उसमें जो उपस्थित जड़ में है उसको पूरी तरीक़ा से नष्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं सर। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोरीन एक कीटनाशक होता है। क्लोरीन जो होता है वो एक कीटनाशक है, जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया जैसे कीटाणुओं को मारकर उसे सुरक्षित बनाता है। यानी कि जो पानी में उपस्थित बैक्टीरिया है उसको पूरी तरीक़ा से खत्म करने का काम कौन कर देता है? क्लोरीन गैस कर देता है, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि क्लोरीन का उपयोग हम ब्लीचिंग पाउडर के बनाने के लिए कर लेते हैं। किसके लिए करते हैं सर? ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन में हम इसका उपयोग कर लेते हैं। इसका फ़ॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना होगा। धीरे-धीरे ये सारे के सारे कांसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे क्योंकि ये सारा का सारा चीज़ हमने लेकर आया है। क्लोरीन का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन में भी होता है। किसके उत्पादन में होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन में। क्यों सर? क्योंकि आप देखो ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। तो यहाँ पर देखो कि ये क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस है, तो इस वजह से क्लोरीन का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हो जाता है। साथ ही साथ सर हाइड्रोजन का भी तो इस्तेमाल हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में आते हैं यूज़। चलो सर फिर आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन का उपयोग पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी क्या बनाने के लिए? पीवीसी बनाने के लिए, जिसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, उसको आप पूरी तरीक़ा से तो याद ही रखेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड देखो पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोराइड आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन से ही क्या बना है? क्लोराइड बना है। कीटनाशक के रूप में अभी हमने पढ़ा कि कीटनाशक को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल सर कहाँ होता है? तो रेफ्रिजरेटर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। सीएफसी का जो इस्तेमाल होता है उसको हम एसी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जो हमारा एयर कंडीशनर होता है, क्या होते हैं? एयर कंडीशनर जो होता है जिसको हम एसी कहते हैं, एसी में भी इसका इस्तेमाल होता है सर। और सर फ्रिज में होता है। और किस में होता है? सर फ्रिज में इसका इस्तेमाल हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। एक इसका इस्तेमाल पहले के जो एलईडी बल्ब थे, पहले के जो एलईडी बल्ब थे उसमें भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता था सीएफसी का। एलईडी बल्ब में एलईडी जो बल्ब था, उसमें भी इसका इस्तेमाल पहले कर लिए जाते थे। धीरे-धीरे ये एलईडी जो बल्ब है, एलईडी नहीं एलसीडी, माफ़ कीजिएगा, एलसीडी जो बल्ब था, जो आप देखते थे एलसीडी जो बल्ब था वो पूरी तरीक़ा से घुमावदार होता था, जो पहले उसमें देखने पर आपको गैस जैसा कुछ भरे रहते थे, ठीक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कहाँ हो जाता है? तो एसी में, फ्रिज में और एलईडी बल्ब में। अब धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल बंद होने लगा है, प्रदूषण के कारण। इसका इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म में भी होता है। इसका इस्तेमाल बच्चा किस में हो जाता है? क्लोरोफॉर्म में भी होता है। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते थे जब आप जाते थे हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में किसी को बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जाता था क्लोरोफॉर्म का, ठीक है? आज भी किसी को बेहोश करने के लिए तो क्लोरोफॉर्म सूँघा दीजिए तो बेहोश हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी इस्तेमाल होता है, पेंट में भी इसका इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। पेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेंट और रंग व जैसे सामग्री में भी, प्लास्टिक बनाने में भी। अब यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड हमने लिखा है तो पीवीसी जो लिखा है, आप देखे होंगे कि एक पीवीसी का पाइप आता है। पीवीसी का एक पाइप आते हैं बच्चे, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने घर के नल जल की सुविधा में, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन का उपयोग ड्राई क्लीनिंग में करते हैं। किसमें करते हैं? ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या हुआ कि रंग को फीका करने के लिए। जैसे आप किसी भी चीज़ को खा रहे हैं, ठीक है? या मान लीजिए आप व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं, व्हाइट शर्ट पर मान के चले कि किसी प्रकार का रंग लग गया, जैसे रेड कलर का लग गया या हल्दी का मान लीजिए कि रंग लग गया। तो जब आप अपने कपड़े को किसी शॉप पर धुलने के लिए देते हैं, किसी शॉप कहने का मतलब क्या है कि लॉन्ड्री में जब आप धोने के लिए देते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर अभी हमने कहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कौन-सी गैस चाहिए? क्लोरीन गैस चाहिए और ये क्लोरीन गैस जो है,
ये एक डाई क्लीनिंग के रूप में काम करता है, यानी कि जो कलर है उस कलर को हटाने का कार्य करता है। ठीक है? तो क्लोरीन का उपयोग जो है डाई क्लीनिंग के लिए, विलायक बनाने में किया जाता है। ठीक है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वो क्लोरीन का यूज था। अब हाइड्रोजन का यूज पढ़ लेते हैं सर कि हाइड्रोजन का क्या-क्या यूज है। आइए, कह रहा है कि हाइड्रोजन का उपयोग तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, यानी कि तेल का हाइड्रोजनीकरण, यानी कि जब हम वनस्पति घी बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, यानी वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए इस्तेमाल होता है किसका? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस का, यानी कि वनस्पति घी बनाने के लिए। आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए किया जाता है। अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए भी किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग उर्वरक के लिए अमोनिया बनाने के लिए भी करते हैं। अमोनिया एक उर्वरक है, उसमें भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको पता है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। NH3 अमोनिया है। तो इसे अमोनिया में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। अगर इसे अमोनिया के सूत्र में देखें तो हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अमोनिया बनाने में भी, यानी कि उर्वरक के लिए जो अमोनिया बनता है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग मेथेनॉल बनाने में भी, क्या बनाने के लिए? मेथेनॉल बनाने के लिए। यहाँ पर CH2OH है। ठीक है? मेथेनॉल बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी जो जहरीली शराब होती है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तरल हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के ईंधन में भी करते हैं, यानी ये एक प्रकार का ईंधन भी है। हाइड्रोजन जो है एक कंबस्टिबल, हमारा कह सकते हैं कि गैस है। कैसा गैस है? ज्वलनशील गैस है सर। तो इस तरीका से इन सभी का इस्तेमाल, तो आपको याद क्या करने हैं हाइड्रोजन में, कि ये तेलों का हाइड्रोजनीकरण यानी कि वनस्पति घी बनाने के लिए करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए करते हैं, उर्वरकों के लिए अमोनिया बनाने में करते हैं, मेथनॉल बनाने में, इथेनॉल बनाने में, और रॉकेट के ईंधन बनाने में भी, रॉकेट के ईंधन के रूप में भी इसका हम उपयोग कर लेते हैं। अच्छा सर, यहाँ से एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि अमोनिया जो बनता है किस विधि से बनता है, ये पूछा जाता है। अमोनिया बनाने की जो विधि है उस विधि को हम क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस विधि को हम कहते हैं हैबड़ विधि। क्या होता है सर? हैबड़ विधि कहलाता है। हैबड़ विधि के नाम से जाना जाता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है सर? चलिए सर, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग जो होता है वो साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। यानी जो हम साबुन बनाते हैं, यानी कपड़ा साफ करने वाला जो साबुन होता है, और जो डिटर्जेंट होते हैं, सर्फ वगैरह होते हैं, इन सभी को बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है कृत्रिम जो कपड़ा होता है, जो बना होता है फाइबर का, किसका बना होता है? फाइबर का। और किस फाइबर का? तो रेयन फाइबर का होता है। तो इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं रेयन फाइबर बनाने में भी। यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? तो रेयन फाइबर जो होता है उससे कपड़ा बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज के निर्माण में भी करते हैं। किसके निर्माण में करते हैं सर? कागज के निर्माण में कर लेते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बॉक्साइट के जो अयस्क होते हैं, बॉक्साइट का जो अयस्क होता है उससे हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट का जो अयस्क होता है, बॉक्साइट जो अयस्क होता है एल्युमिनियम का, इस अयस्क से हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। तो बॉक्साइट के शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण कहने का मतलब है कि उससे इम्प्योरिटी को बाहर निकालने के लिए और प्योर चीजों को प्राप्त करने के लिए हम लोग
कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम धातु मिल जाती है। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, यानी कि अगर किसी धातु पर ग्रीस लग गया हो, किसी धातु पर अगर ग्रीस लग गया हो, ग्रीस आपने देखा होगा कि हल्के येलो कलर के होते हैं, येलो ब्राउन कलर का होता है ग्रीस। जो आप देंगे, जो बेरिंग होता है, जो चक्के में लगे होते हैं बेरिंग, या पंखे में भी बेरिंग लगा होता है, उसी से वो क्या होता है, चारों तरफ घूम पाता है। तो उसमें अगर ग्रीस लग गया तो उस ग्रीस को हटाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तेल के शोधन के लिए, यानी तेल शोधन कहने का मतलब है कि जो तेल में, जैसे पेट्रोलियम से इम्प्योरिटी को बाहर निकालकर प्योर तेल को निकाल लेने का भी कार्य में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कास्टिक सोडा का। तथा रंग और ब्लीच, रंग और ब्लीच बनाने में भी, यानी कि ब्लीच करने में भी इसका इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये सारे के सारे जो यूजेस थे वो कास्टिक सोडा का था, पहला यूज था। इस साबुन और डिटर्जेंट बनाते हैं। सेकेंड था कि जो हम नेचुरल, जो हम आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं जिसका रेयॉन नाम है, उसके भी इस्तेमाल में कर लेते हैं। कागज निर्माण में बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में भी, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, तेल के शोधन के लिए, रंग और ब्लीच में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहने का मतलब है कि HCl की हम बात कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा कि सर HCl जो होता है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से मिलकर बना हुआ एक प्रोडक्ट है, तो इसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग टीन प्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन से पहले, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है सर? गैल्वेनाइजेशन होता है कि एक लोहे के परत पर जस्ते का एक परत चढ़ा देना। जस्ते का एक परत चढ़ा देना ही क्या कहलाता है सर? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो जो लोहे के ऊपर जो चादर चढ़ाना है जिंक का, तो उसे को चढ़ाने से पहले उसको साफ करने के लिए, यानी कि लोहे के जो मटेरियल्स हैं या लोहे के अगर कोई भी सीट है उसको साफ करने के लिए, क्या करने के लिए? साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो टीन प्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, लोहे को साफ करने के लिए भी हम इसके इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो उपयोग है वो क्लोराइड के निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है सर? क्लोराइड के निर्माण में, यानी कि जो हमारा क्लोरीन गैस है उसके लिए कर लेते हैं, जैसे अमोनिया क्लोराइड, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम, अब ये क्लोराइड का मतलब है क्या? क्लोराइड का मतलब है क्या? तो क्लोराइड का मतलब है Cl माइनस, आपको पढ़ाया गया है। सी देखो, Cl2 ये क्लोरीन गैस है और Cl माइनस हमने कहा, तो इसका मतलब ये क्लोराइड है। अब ये अमोनियम क्लोराइड कहा गया है, तो अमोनियम पर क्या होते हैं? अमोनिया पर माइनस चार्ज होता है, अमोनिया पर प्लस चार्ज होता है, माइनस नहीं, माफ कीजिएगा, अमोनिया पर प्लस चार्ज होता है। ये एक अपवाद था, हमने आपको पढ़ाया भी है कि ये एक अपवाद था कि अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए क्या होते हैं, क्लोराइड के रूप में भी हम इससे इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग दवाओं में, यानी जो दवा होता है, हमारे मेडिसिन जो होते हैं, उस मेडिसिन को बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। और सौंदर्य प्रसाधनों, यानी कि जो क्रीम वगैरह होते हैं उसमें भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो शुष्क कोशिकाओं में किया जाता है, यानी जो सूखे, यानी जो ड्राई हो गया है हमारे सेल, उसको थोड़ा सा नमी दे देता है। आगे कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग कपड़ा में, रंगाई में और चर्म शोधन में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? कपड़ा में भी, रंगाई में भी, अगर किसी भी चीज को कलर करना है उसमें भी, और चर्म शोधन कहने का मतलब कि चमड़े को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में भी, देखो, यानी PVC बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं सर।
तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए बिल्कुल। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अब तक पढ़ रहे थे वॉशिंग, अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो कास्टिक सोडा से रिलेटेड सभी के सभी फैक्ट को पढ़ रहे थे। अब जो हमारा अगला केमिकल कंपाउंड है वो है हमारा वॉशिंग सोडा, यानी कि अब हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में सर पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा को हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। यानी कि जो वॉशिंग सोडा होते हैं, इस वॉशिंग सोडा के सूत्र को अगर ध्यान से देखें सर, तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जल के मौजूद हैं, यानी कि जल के 10 अणु मौजूद होते हैं वॉशिंग सोडा में सर। लेकिन बच्चे फॉर्मूला याद रखते हैं, Na2CO3 वॉशिंग सोडा है, Na2CO3 वॉशिंग सोडा है। इस सूत्र को हम कहते हैं, इस सूत्र का जब हम Na2CO3 का नाम लेते हैं तो इसको हम निर्जल वॉशिंग सोडा कहते हैं, निर्जल वॉशिंग सोडा, या हम इसे शायद सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा को हम किस, इसका रासायनिक सूत्र क्या है सर? सोडियम कार्बोनेट है, जिसमें क्रिस्टलीकृत जल के 10 अणु होते हैं। ये देखो फॉर्मूला में जल के साथ कितना लगा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, यानी कि जल के कितने मॉलिक्यूल्स हैं सर? 10 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, यानी कि वॉशिंग सोडा का अगर पूरा हम नाम की बात करें तो सर ये पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो ये रहा सोडियम, बाइकार्बोनेट ये रहा, और डेका का मतलब हुआ 10, और जल जब आता है तो उसे हम कहते हैं सर हाइड्रेट। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रेट कहते हैं। यानी कि सोडियम हो गया, कार्बोनेट है, तो उसे हमने क्या नाम दिया? कार्बोनेट। 10 को हमने क्या कहा सर? डेका कहा। और जल को हमने क्या नाम दिया? हाइड्रेट नाम दिया। तो ऐसे आप पूरी तरीका से तोड़ तोड़ के पढ़े बच्चा, आपको पूरी तरीका से याद रहेगा। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, अब याद रहेगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा का जो सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O है। सोडियम कार्बोनेट जिसमें क्रिस्टलीकृत जल नहीं होते हैं। देखो सोडियम कार्बोनेट अगर जिसमें जल के अणु मौजूद नहीं है, जिसे हम कहते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसे निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जो हम आम तौर पर कहते हैं उसे सोडा एस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? सोडा एस के नाम से हम जानते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से प्राप्त एक महत्वपूर्ण रसायन है। यानी कि जो वॉशिंग सोडा है सर उसको भी हम प्राप्त कर लेते हैं किससे सर? साधारण नमक से, यानी कि हमारे घर में जो मौजूद साल्ट है उसकी मदद से हम वॉशिंग सोडा ही बना लेते हैं। अभी आपने पढ़ा कि NaCl से हम लोग क्या बनाते हैं सर? कॉस्टिक सोडा बना लेते हैं, और उसी NaCl से हम वॉशिंग सोडा भी बना लेते हैं। चलिए कह रहा है कि वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक से निम्नलिखित 3 चरणों में बनाया जाता है। यानी इसको बनाने के लिए कितने स्टेप होते हैं सर? 3 स्टेप होते हैं। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि 3 स्टेप कौन कौन सा होता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो है कि सोडियम क्लोराइड के ठंडे और सांद्र विलयन, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ब्राइन कहते हैं। तो ये रहा ब्राइन, देखो ये रहा सोडियम क्लोराइड और ये रहा H2O। इन दोनों को मिक्स किया गया। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो ये क्या बन गया सर? ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया सर? ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। अब कह रहा है कि इस विलयन को अमोनिया के साथ, किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो ये रहा सर अमोनिया, ये रहा अमोनिया, ये रहा अमोनिया, और कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो ये है सर, जब इन सब का रिएक्शन हुआ, हमने क्या बनाया सर? एक ब्राइन सॉल्यूशन बनाया। किसका? साधारण नमक और जल का। इनका जब ब्राइन सॉल्यूशन का रिएक्शन हमने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया तो हमें एक कंपाउंड के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। क्या मिला सर?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिला, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम अन्य नाम से क्या जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ हमें अमोनियम क्लोराइड भी मिला। क्या मिला सर? साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी हमें मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन को आप अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे सर। बात समझिए। चल, अब देखो, जब NaCl था, तो जैसे ही हमने ब्राइन सॉल्यूशन बनाया, तो ये अपने अपने आयंस में टूट गया। Na प्लस टूटा, Cl माइनस टूट गया। Na जो है वो हाइड्रोजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया और बन गया क्या? कार्बोनेट बन गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से उठा लिया तो एक हाइड्रोजन बच गया। एक हाइड्रोजन जुड़ गया अमोनिया के साथ तो बना क्या? अमोनियम सर क्लोराइड बना, और क्लोरीन तो पहले से था। चल, अब ये जो निर्मित सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जल में केवल थोड़ा घुलनशील होता है, यानी पूरी तरीका से ये घुलता नहीं है। अमोनियम क्लोराइड घुल जाता है, यह ठोस के रूप में हमें अवक्षेपित हो जाता है, यानी ये ठोस के रूप में हम क्या करते हैं? इसको प्राप्त कर लेते हैं सर। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि ब्राइन सॉल्यूशन को जब हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है, और साथ ही साथ हमें अमोनियम क्लोराइड भी मिल जाता है। सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है वो जल में अघुलनशील होता है, यानी थोड़ा सा घुलनशील होता है, इस वजह से ये अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। सेकेंड स्टेप है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमें मिला, तो इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम छान कर अलग कर लेते हैं और इसको फिर सुखाया जाता है, यानी इसको ड्राई करते हैं। और ड्राई करने के बाद जब हम इसको हीट करते हैं, ड्राई करने के बाद जब हम इसका हीटिंग करते हैं, यानी कि पूरी तरीक़ा से जब हम इसे गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विघटित होकर। क्या होगा? सोडियम जो बाइकार्बोनेट है वो टूटकर हमें सोडियम कार्बोनेट देता है। क्या देता है सर? सोडियम कार्बोनेट देता है। यानी कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को सुखाया, सुखाकर इसको हीट किया, जब हीट किए तो ये टूटकर हमें सोडियम कार्बोनेट दिया, और इसी सोडियम कार्बोनेट को हम सर क्या नाम देते हैं? तो सोडा एस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सोडा एस कहते हैं सर। क्या कहते हैं? सोडा एस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं सर? निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ पर जो प्राप्त निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहा जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो 2NaHCO3 को जब हमने हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और हमें जल की प्राप्ति हो जाती है सर। अब इसी चीज को जब थर्ड स्टेप में देखा जाए, तो ये जो हमारा निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, इसको पानी में घोला जाता है। किस में घोले जाते हैं? पानी में घोले जाते हैं, और इसका पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है, यानी इसमें पानी के अणु को मिक्स किया जाता है, जिससे कि वाशिंग सोडा क्रिस्टल प्राप्त हो। वाशिंग सोडा का क्या मिले? क्रिस्टल प्राप्त हो, और जिसमें क्रिस्टलीकरण के पानी के 10 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? पानी के 10 अणु हमें मिल जाते हैं। तो ये रहा सोडियम कार्बोनेट को जब हम जल के साथ मिक्स करें, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल गया सर। तो इस तरीका से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। आगे बढ़ जाए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूजेज पढ़ लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ-कहाँ होता है। फर्स्ट यूज है कि सोडियम कार्बोनेट या अर्थात वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़े धोने जैसे किसमें करते हैं सर? कपड़ा को धोने के लिए करते हैं। कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में क्लींजिंग के रूप में, क्लींजिंग एजेंट के रूप में कार्य इसका ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट कई सूखे साबुन पाउडर का भी एक घटक होता है। बहुत सारे सूखे जो पाउडर होते हैं, साबुन का जो पाउडर होता है, उसमें ये एक तरह से घटक के रूप में कार्य करता है, एक फैक्टर होता है। सेकंड कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता, ये बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम लोग किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, या किस यौगिक का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट की सहायता से हम
जो अस्थाई कठोरता है पानी की उसको हम क्या करते हैं सर, समाप्त कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज के निर्माण में भी कर लिया जाता है। कांच निर्माण में, साबुन के निर्माण में और साथ ही साथ कागज के निर्माण में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक को बनाने में भी किया जाता है। यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसका इस्तेमाल हम लोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक को बनाने में कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा सोडियम कार्बोनेट का यूज था। अब है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है सर। चल, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाले सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो NaHCO3 होता है। देखो, बेकिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 है। सोडा एस का फॉर्मूला क्या है? अगर सोडा एस की हम बात करें तो सोडा एस जो होता है, सोडा एस का फॉर्मूला क्या है सर? Na2CO3 है, ये सोडा एस है। और एक हो गया हमारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हो गया। इस वॉशिंग सोडा की अगर बात करें तो क्या फॉर्मूला हुआ? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या हो गया सर? 10H2 हो गया। तो फॉर्मूला में किसी भी तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हुआ तो आपके नंबर कट जाएंगे। चल आगे बढ़ते हैं सर, इसको हटा देते हैं। चल, कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। Na से हो गया सोडियम, H से हो गया हाइड्रोजन और CO3 को हम क्या बोलते हैं सर? कार्बोनेट कहते हैं। फिर से सुनो, ये क्या है? सोडियम, Na से सोडियम, H से हो गया सर हाइड्रोजन और CO3 को हम क्या कहते हैं सर? कार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया। बेकिंग सोडा का सूत्र आपको पता हो गया कि NaHCO3 है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है सर? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा माफ कीजिएगा, शायद हमने इसको भी बाइकार्बोनेट कहा था। सोडियम इसका कार्बोनेट होता है, हमने शायद इसको नहीं, हमने सही बताया था। इस चीज को हमने कहा था सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखो NaCO3, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। हमने सही बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा। तो बेकिंग सोडा को हम किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई खाई याद रखो, बाई खाई, बाई खाई, खाई का मतलब खाने वाला। ठीक, चल। बेकिंग सोडा कभी कभी चने जैसे खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए मिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जब चने की सब्जी बनानी हो या आप कह सकते हैं मटर की सब्जी बनानी हो, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि चने को और मटर को जल्दी पकाने के लिए या उसको फ्लफी बनाने के लिए, यानी कि वो जल्दी फूल जाए, ठीक है, और उसकी जो कठोरता है यानी कि चने कठोर हो जाते हैं, ठोस रहते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा क्या हो जाए, नमी आ जाए, फ्लफी हो जाए, फूल जाए। तो इस तरीका से बनाने के लिए और जल्दी पकाने के लिए हम क्या करते हैं? तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये रहा हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है? थोड़ी-सी मात्रा में डालकर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बे बेकिंग सोडा का निर्माण कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड से किया जाता है। देखो, अभी तक हम जितने सारे चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं, कंपाउंड है, वो बने किससे हैं? सोडियम क्लोराइड से ही बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? सोडियम क्लोराइड से बन रहे हैं। और इस चीज़ को आपने इसके पहले वाले जो वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा, वहाँ पर आपने पढ़ लिया। क्या पढ़ा था सर? आ जाओ रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएँगे। आपने पढ़ा कि सर होता यह है कि आप NaCl और जल का ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, इसको अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सर रिएक्शन कराते हैं। जब रिएक्शन होता है
तो सर बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सर बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सर बन जाते हैं अमोनियम क्लोराइड, और सर बनते हैं अमोनियम क्लोराइड सर बन जाता है। क्या ये बात सही है या नहीं है? क्या इस रिएक्शन को आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? सर पढ़ लिए हैं पहले ही। तो इस तरीका से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। चलिए आ जाइए रिएक्शन देख लीजिए, ये रहा हमारा रिएक्शन। ये सोडियम क्लोराइड है, जल है, इन दोनों का ब्राइन सॉल्यूशन हो गया NH3 अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब रिएक्शन हमने कराया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिला और हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। तो आइए पढ़ लेते हैं सर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उत्पादन बड़े पैमाने पर सोडियम क्लोराइड के ठंडे और सांद्रित घोल जिसे ब्राइन कहा जाता है, इसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके किया जाता है। हमने भी वही चीज बताया आपको। कह रहा है इस विधि को सॉल्वे प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी भी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि बेकिंग सोडा को किस प्रोसेस से बनाया जाता है, या पूछा जाए कि जो खाने वाला सोडा होता है उसको किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है, तो वो प्रक्रिया कौन सा है? सॉल्वे प्रक्रिया है। सॉल्वे प्रोसेस के माध्यम से इसे बनाया जाता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में अल्प घुलनशील होता है, यानी पूरी तरीका से ये जल में घुलता नहीं है, जबकि अमोनियम क्लोराइड अत्यधिक घुलनशील है, यानी कि वो पूरी तरीका लगभग घुल जाता है। इस प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस के रूप में अलग हो जाता है और उसे हम छान कर क्या कर लेते हैं सर? सुखा लेते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ लिया इसके पहले वाले जो कंपाउंड थे उसके साथ। अब इसके सर गुण क्या है, इसके गुण के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका कौन कौन सा गुण है। तो इसका गुण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो एक सफेद क्रिस्टल होता है, यानी सफेद क्रिस्टल के ये रूप में हम इसे देखते हैं सर। चल, तो सफेद क्रिस्टल से बना होता है जो पानी में कम घुलनशील होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक हल्का संक्षारक क्षार है। ये एक क्या है बच्चा? तो हल्का सा, ये एक बेस है, हल्का होता है और एक बेस होता है। जल में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन हल्का क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो हल्का क्या होता है सर? क्षारीय होता है। चल, कह रहा है कि जब ठोस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह विघटित होकर सोडियम कार्बोनेट देता है। इस चीज को भी हमने पढ़ा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जल मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिल जाते हैं। ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड में मिलता है, ठीक है, पानी भी मिल जाते हैं सर। अब इसका यूजेज क्या है ये पढ़ लेते हैं सर कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्या क्या है। कह रहा है कि दवाओं में अम्लनाशक के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? अम्लनाशक के रूप में, यानी कि एंटा एसिड के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि जब आपको अपच वाली समस्या हो जाती है, यानी कि आपके खाने अगर शरीर के अंदर नहीं पचते हैं और आपको एसिडिटी ज़्यादा होने लगता है, तो उस एसिडिटी को समाप्त करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी थोड़े से इसकी मात्रा को जल में घोलकर अगर हम पी लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे अम्ल बने हैं उस अम्ल के प्रभाव को ये खत्म कर देता है। कह रहा है कि मसालेदार भोजन खाने से पेट में बनने वाले अतिरिक्त अम्ल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आसानी से बेअसर कर देता है, इसलिए इसका उपयोग हम अम्लनाशक के दवाओं के रूप में भी कर लेते हैं। एक तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं एंटा एसिड के रूप में, और एक हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किसका? जब हमारे पास अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो कंपाउंड्स है वो हमें अगर नहीं मिले, जैसे इनो की हम बात कर रहे हैं,
अगर हमारे पास इनो नहीं है और हमारे घर में बेकिंग सोडा अगर है, तो हम बेकिंग सोडा को हल्की मात्रा घोलकर पी लेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी अम्लीयता है, उसको पूरी तरीक़ा से समाप्त कर सकता है ये घटक। चलो सर, आगे पढ़ते हैं। खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट के रूप में, यानी कि जो खाने-पीने वाली चीज़ें हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सर, जैसे अभी हमने कहा कि चना, मटर इन सभी को जल्दी से पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल किसी भी ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने के लिए, यानी फ्लफी कह दीजिए, स्पॉन्जी कह दीजिए, यानी कि पूरी तरीक़ा से लुप-लुप आप कह सकते हैं कि लुप-लुप बनाने के लिए, ठीक है? इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी ये इसको फुलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कह रहा है कि खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कह रहा है कि बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक। देखो, जब हम किसी भी चीज़ को जब मान के चलो कि कोई ब्रेड है, उस ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने के लिए या केक आप खाते हो तो केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं। लेकिन जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट ही मिलाकर अगर छोड़ दें, तो उसके स्वाद हल्के से कड़वे लगेंगे, क्योंकि ये एक क्षार है सर। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एक क्षार है, हल्के क्षारीय होते हैं। तो इसके प्रभाव क्षारीय प्रभाव जो होगा, वो तो रह जाएँगे। वो तो रह जाएँगे सर। तो इसके प्रभाव को जो कड़वापन जो प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग उसमें थोड़ी बहुत जो हल्की नेचर के जो एसिड होते हैं उसको मिक्स करते हैं। तो सर हल्की एसिड में कौन-सा होता है? जैसे सर टार्टरिक एसिड हो गया। कौन-सा एसिड हो गया सर? ये रहा टार्टरिक एसिड हो गया या सिट्रिक एसिड हो गया। इसको हम मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। जैसे हल्के खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। क्या होता है? कि जब हम किसी खाद्य पदार्थ में हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के जो कड़वापन होते हैं, उसको समाप्त करने के लिए हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं या कुछ सिट्रिक एसिड मिला देते हैं, ताकि इसके प्रभाव को क्या किया जाए सर? पूरी तरीक़ा से नष्ट कर दिया जाए और हमें स्वाद कड़वा जैसा ना लगे। बात समझ गए? चलिए, कह रहा है कि जैसे ब्रेड हो गया, केक हो गया आदि जैसे कुछ खाद्य पदार्थों को मुलायम बनाने के लिए हमने कहा और स्पॉन्जी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि NaCO3 गर्म करने पर क्या देता है सर? CO2 देता है। क्या देता है सर? CO2 देता है। तो जो ब्रेड फूलते हैं जो ब्रेड फूल जाते हैं, मुलायम होते हैं, वो किसके कारण से होता है सर? CO2 गैस के कारण होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रेड किस गैस के कारण स्पॉन्जी हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं? तो सर आप हमेशा उत्तर लगाओगे कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि बेकिंग सोडा मारोगे। ठीक है? क्या मारोगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसका क्या मतलब है? आ जाओ समझते हैं। देखो, जैसे ये एक कोई ब्रेड है, यहाँ दिख रहा होगा। चलो, ये कोई ब्रेड है। अब इस ब्रेड में होता क्या है कि जैसे ही हमने NaHCO3 इसके मटेरियल्स में जैसे आटा हो गया या मैदा हो गया, इसमें हमने क्या मिलाया? NaCO3 मिलाया सर। NaHC NaCO3 जो है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे ही हमने इसमें मिक्स करके जैसे ही हमने इसको बनाना स्टार्ट किया, तो ये धीरे-धीरे इसमें हीट लगेंगे सर। हीट जैसे ही हमने दिया, तो ये धीरे-धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू होगा। ब्रेक डाउन होगा तो आपको पता है कि सर ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा सर? सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ-साथ जल भी बनेगा सर। सोडियम कार्बोनेट खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सर पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएँगे। लेकिन सर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी में सर इस तरीका से बबल बनाकर पूरी तरीका से फैला हुआ रहेगा। इसी तरीका से बबल बनाकर इसके अंदर रहेंगे। इसी कारण से जब आप किसी भी ब्रेड को या केक को दाबते हो, दबाते हो, तो वो क्या होते हैं सर? आसानी से दब जाते हैं। बात समझ गए? और ये आसानी से दबते क्यों हैं सर? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बबल्स है मौजूद।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु मौजूद हैं, इस वजह से ये फ्लफी होते हैं और खाने में मुलायम भी होता है। बात समझे या नहीं समझे? तो सर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसी की वजह से तो करते हैं सर, ताकि हमारा जो फूड है वो स्वादिष्ट भी रहे, और साथ ही स्वादिष्ट के लिए तो नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान से उतार दो। किसके लिए सर? फ्लफी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कह रहे जिससे ब्रेड या केक फूल जाता है और अत्यधिक छिद्र युक्त हो जाता है। टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड का कार्य गर्म करने के दौरान बनने वाले जो सोडियम कार्बोनेट को बेअसर करना है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करता है? बेअसर करता है, उसके जो क्षारीय नेचर है उसको समाप्त करता है, अन्यथा केक या ब्रेड का जो स्वाद है वो कड़वा हो जाएगा। ठीक है, चल। इसका इस्तेमाल और कहाँ करते हैं सर? अग्निशामक यंत्रों में करते हैं, यानी आग बुझाने वाला जो आपने यंत्र देखा है, जैसे आप देखे होंगे आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है सर, आप पेट्रोल पंप पर जाकर देखे होंगे या किसी हॉस्पिटल में देखे होंगे या बड़े-बड़े भवनों में भी ये लगे होते हैं। तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। कह रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का घोल एक लोहे के सिलेंडर में भरा जाता है, जिसमें एक नोजल लगा होता है। सिलेंडर में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक बोतल भी होती है। क्या होती है सर? क्या होती है? तो एक ध्यान रखना कि इस सिलेंडर के अंदर, यानी कि जैसे जैसे ये कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर बच्चा, इस सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर होता है, एक और सिलेंडर होता है, और यहाँ पर नोजल होते हैं, यहाँ पर नोजल होता है। ठीक है, इसमें H2SO4 भरा है, इसमें H2SO4 भरा है, और इसमें सर सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल भरे हैं। जैसे ही हमने इसको हटाया यहाँ से, जैसे ही हमने इसको यहाँ से हटाया, जैसे ही इसमें जो लगी हुई नोजल है उसको हमने हटाया, तो ये पूरी तरीका से हट जाएगा। जो बोतल है, बोतल क्या हो जाएंगे सर? टूट जाएंगे, और टूट कर इन दोनों का क्या हो जाएगा सर? मिक्सचर हो जाएगा। इन दोनों का मिक्सचर बन जाएगा, और मिक्सचर बन जाएगा तो ये बनाएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेंगे तो आग पर जाएंगे तो सर आग को बुझा देगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट को क्या कर देता है सर? तोड़ देता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट को सर पूरी तरीका से ब्रेक डाउन कर देता है। ऑक्सीजन हल्की गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है सर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सर भारी है, इस वजह से ये नीचे बैठेगा। ऑक्सीजन जो है सर हल्की है, तो ऑक्सीजन के ऊपर सर आकर कार्बन डाइऑक्साइड बैठ जाता है, ताकि ऑक्सीजन का संपर्क क्या हो जाए? तोड़ दे, ऑक्सीजन बाहर रहे और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे रहे। बात समझो। ये आग लगा हुआ है, ये क्या लगा है सर? आग लगा। इसमें ऑक्सीजन गैस के कारण ही सर आग लगे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है सर? ऑक्सीजन से ज्यादा भारी है, तो ऑक्सीजन क्या होगा सर? हल्का होगा। ऑक्सीजन हल्का है तो ऊपर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर डालेंगे तो ये सर आग के ऊपर कवर कर लेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ देगा सर, और जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ा तो आग बुझ जाएंगे। यही तो होते हैं क्रिया आग बुझाने के लिए। ठीक है सर, तो आग बुझाने में आपको ध्यान रखना है कि एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, और उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल भी होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर होता है, जो आग बुझाने के भी काम में आते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सर ब्लीचिंग पाउडर। आपने पढ़ा था कि जो हमारा क्लोरीन गैस होता है, उस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी कर लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे, COCl2। CaOCl2, इसका एक और नाम होता है कैल्शियम। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सी, और Cl2 से क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या हमने कहा? Ca से कैल्शियम हो गया, O से ऑक्सी हो गया, Cl2 से हमने क्या नाम दिया? क्लोराइड नहीं है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हम ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं सर। बात समझ गए? चल, तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर जो है बच्चा वो क्या है सर?
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ध्यान से देखो सर। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या है सर, CaOCl2 है सर। CaO को हम क्या कहते हैं सर, चूना कहते हैं, ठीक है सर। और Cl2 तो क्लोराइड हो गया सर, क्लोराइड हो गया। इसी वजह से हम इसको नाम क्या दिए, चूने का क्लोराइड भी नाम दे दिए। तो इस बात को भी आप अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे कि चूने का क्लोराइड भी इसे कहा जाता है। ब्लीचिंग एजेंट जो होता है वो एक कीटनाशक है। इसका अर्थ है कि वह पदार्थ जो रंगीन पदार्थों से रंग हटाकर उन्हें रंगहीन कर दे। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो ब्लीचिंग एजेंट होता है उसका कार्य होता है कि रंग को रंगहीन बना देना। रंग को क्या कर देना, रंग को हटाकर उन्हें किसी भी चीज को रंगहीन करने का कार्य जो करता है उसी को हम ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। ब्लीचिंग एजेंट रंगीन पदार्थों का रंग बदल देता है, ठीक है। वह पदार्थ जो कीटाणुओं को या जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है तो उसे कीटनाशक कहते हैं। कीट को मार रहा है तो कीटनाशक, और रंग को हटा रहा है तो उसे हम कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है सर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है एक क्या है सर, ब्लीचिंग एजेंट है। अच्छा, ब्लीचिंग एजेंट में भी प्रमुख कौन है सर, तो Cl2 होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना कि ब्लीचिंग जो एजेंट होता है, इस ब्लीचिंग एजेंट में भी प्रमुख होता है सर क्लोरीन गैस। कौन से गैस होते हैं सर, क्लोरीन गैस होते हैं। ये रहा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को सूखे बूझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके तैयार किया जाता है, यानी कि जब सूखे हुए चूने को ड्राई, जो हमारा लाइम होता है जिसे हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम में जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तब हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ ही साथ हमें जल मिल जाते हैं। तो ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। इसमें क्लोरीन गैस जैसे ही हमने पास किया तो हमें क्या मिल गया कंपाउंड के रूप में सर, हमें मिल गया सर कैल्शियम क्लोराइड मिला और साथ ही साथ सर जल मिल गया। इसके रिएक्शन हो सकते हैं, पूछे जाएं आपके एग्जाम में, इस वजह से ये ध्यान में रखना। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर के गुण क्या होता है, कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर एक सफेद पाउडर है जो क्लोरीन की तीव्र गंध देता है। ब्लीचिंग पाउडर से आपको क्लोरीन गैस का गंध आएगा। ब्लीचिंग पाउडर जब भी आप देखोगे कहने का मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर का जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो उससे क्लोरीन गैस का गंध आता है, पहला गुण है। ब्लीचिंग पाउडर ठंडे पानी में घुलनशील होता है, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ठंडे पानी में क्या होता है, पूरी तरीका से घुल जाता है। इसमें हमेशा जो बचा हुआ छोटा-सा अघुलनशील भाग होता है वो बच्चा एक चूना होता है। क्या होता है? चूना होता है, यानी कि अघुलनशील जो भाग है वो क्या है? चूना है सर। थर्ड पॉइंट कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। यानी देखो, ब्लीचिंग पाउडर जो होगा वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और क्लोरीन गैस बनाएगा। जब ब्लीचिंग पाउडर को तनु अम्ल की अधिकता से अभिक्रिया दी जाती है तो उसमें मौजूद सारा क्लोरीन मुक्त हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए जब ब्लीचिंग पाउडर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता से अभिक्रिया दी जाती है तो इसमें मौजूद सारा क्लोरीन मुक्त हो जाता है। ये कोई खास नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता से विक्रिया दी जाती है तो उसमें मौजूद जो क्लोरीन गैस है वो क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये रहा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जब हमने अभिक्रिया कराया तो बना कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस और वाटर। तो यही कह रहा था कि क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है, पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कह रहा ब्लीचिंग पाउडर पर तनु अम्ल की क्रिया से उत्पन्न क्लोरीन विरंजक कारक के रूप में कार्य करता है। ये क्लोरीन जो है किसके रूप में कार्य करेगा बच्चा, विरंजक के रूप में कार्य करेगा। इस वजह से आप फर्श वगैरह जब साफ करते हो तो उसमें जो भी रंग लगे होते हैं या हम कह सकते हैं कि उसमें जो भी उपस्थित कचरा होता है उसको पूरी तरीका से क्या करता है, खत्म कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित वास्तविक जो विरंजक कारक है वो क्लोरीन है। देखो, हमने अभी बताया कि जो इसका वास्तविक जो कारक है वो कौन सा होता है, क्लोरीन होता है।
क्लोरीन की विरंजक क्रिया इसके ऑक्सीकरण गुण के कारण होती है। कुछ रंगीन पदार्थ क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकृत होने पर रंगहीन होते हैं। चलिए, अब इसका उपयोग पढ़ लेते हैं कि क्या-क्या इसका यूजेज है। पहला है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है कपड़ा उद्योग में। किस उद्योग में होता है? कपड़ा उद्योग में। और कौन से कपड़ा उद्योग? जो लिनन वाली कपड़ा होती है और सूती जो कपड़ा होती है उसमें। इसमें देखो, जो नेचुरल फाइबर होता है, जो पेड़ से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है? यानी कपास के जो पेड़ होते हैं उससे जो हमें मिलते हैं कपास, वो पूरी तरीक़ा से व्हाइट नहीं होते हैं। वो हल्के से येलो ब्राउन होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के पीले भूरे रंग के होते हैं। तो उसके हल्के जो पीले और भूरे रंग का जो है, उसके रंग को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्लोरीन इसमें मौजूद है सर। और क्लोरीन क्या करता है सर? इन ये एक तरह का क्या है सर? ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग क्या है? एजेंट है, यानी कि रंग को क्या करता है सर? हटा देता है। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं कपड़ा उद्योग में सूती और लिनन के विरंजक के लिए। कागज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कागज जब बनाया जाता है तो कागज किससे बनाए जाते हैं सर? लकड़ी के गूदे से बनाए जाते हैं। लकड़ी के जो पल्प होते हैं उससे सर बनाए जाते हैं। तो लकड़ी का जो पल्प होता है वो भी बच्चा येलो ब्राउन कलर का होता है, यानी कि पीले भूरे रंग का होता है। तो उसके भी जो रंग होते हैं उसको पूरी तरीक़ा से समाप्त करता है और व्हाइट बनाता है। इसका उपयोग लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़ों के विरंजन के लिए। जब आप होली के समय में रंग खेलते हो, तो उस दरमियान आपके कपड़े पर लग जाते हैं बहुत सारे कलर, तो उस कलर को भी खत्म करने के लिए आप लॉन्ड्री में ले जाते हो और लॉन्ड्री में क्या करता है? ब्लीचिंग पाउडर डालकर उस रंग को पूरी तरीक़ा से खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हैं। क्या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो होता है वो पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए, यानी कि जो पीने वाला पानी होता है उसको, उसमें जो जर्म्स मौजूद है, उसमें जो बैक्टीरिया मौजूद है उसको पूरी तरीक़ा से ख़त्म करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं सर। यानी पीने योग्य पानी को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं सर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या बनाने के लिए सर? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। क्लोरोफॉर्म का फ़ॉर्मूला पूछा जाता है, CHCl3 होता है, ठीक है? क्लोरोफॉर्म का फ़ॉर्मूला क्या होता है सर? CHCl3 होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, यानी ऊन के उद्योग में भी इसका इस्तेमाल। आपने देखा होगा कि ऊन जो होता है वो सिकुड़ता जल्दी नहीं है, पूरी तरीक़ा से लपेटा रहता है, लेकिन आप उसको खोल भी देंगे तो सर वो सिकुड़ता नहीं है। वजह क्या है सर? उसको ब्लीचिंग पाउडर से पूरी तरीक़ा से धो दिया जाता है, तो उसके इस्तेमाल में भी कर लिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में भी ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कर लिया जाता है, यानी इसका उपयोग जो है केमिकल उद्योग में भी किया जाता है। लास्ट है बच्चा हमें पढ़ना पीओपी के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप ध्यान रखना, फॉर्मूला जो होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू डेकाहाइड्रेट के नाम से इसे जानते हैं सर। इसे किस नाम से जानते हैं सर? डेकाहाइड्रेट नहीं बच्चा, माफ करना, हाफ H2O होता है, ठीक है? क्या होता है? हाफ H2O, यानी कि सेमी हाइड्रेट इसे हम कहते हैं, हेमी हाइड्रेट, ठीक है? चलो, और एक होता है फॉर्मूला, ध्यान रखना, CaSO4 इंटू 2H2O। ये होता है बच्चा जिप्सम का, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला, और ये है फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी शॉर्ट में कहते हैं। पी से हो गया प्लास्टर, ओ से हो गया ऑफ, पी से हो गया पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला ध्यान रखना है, रासायनिक सूत्र आपको ध्यान रखना है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से बना होता है। किससे बना होता है? बना होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से ये बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O है। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि इसे सबसे पहले पेरिस में बनाया गया था। जिप्सम को गर्म करके बनाया गया था, यानी कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तब हमें क्या मिलता है सर? पीओपी मिल जाता है, जो मुख्य रूप से पेरिस में पाया जाता था।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को आमतौर पर पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा सर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यही रहा। ठीक है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम को गर्म करके बनाए जाते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहलाता है, जिसका सूत्र क्या है सर, CaSO4 इंटू 2H2O है। अर्थात जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है जिसमें क्रिस्टलीकरण जल के दो अणु मौजूद होते हैं। यानी जिप्सम में देखा जाए तो जल के दो अणु मौजूद हैं। और अगर हम बात करें पीओपी की, तो पीओपी में जल के हाफ अणु मौजूद होते हैं। ठीक है सर, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O को भट्टी में 100 डिग्री सेल्सियस पर, यह पूछा जा सकता है प्रश्न कि कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें पीओपी मिलता है, यानी कि जिप्सम को हम कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो। तो आप कहेंगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिए या तो 373 केल्विन पर गर्म कीजिए, 373 केल्विन पर गर्म कीजिए। ठीक है, चलिए, इससे ज्यादा पर गर्म नहीं किया जा सकता। अगर इससे ज्यादा पर आप गर्म करेंगे तो फिर हमें पीओपी मिलेगा ही नहीं। कह रहा है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, देखो 373 डिग्री केल्विन मत कहना बच्चा, 373 केल्विन होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता है। बात समझे या नहीं समझे? होपफुली आप समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो यह अपने क्रिस्टलीकरण जल का 3/4 जो हिस्सा होता है वो खो देता है। 3/4 हिस्सा को क्या करता है, खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ये रहा सूत्र CaSO4 2H2O, ये क्या है सर, जिप्सम है। जिप्सम को हमने हीट दिया, गर्म किया, अर्थात कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस या तो 373 केल्विन पर। जैसे ही हमने गर्म किया तो इसके 3/4 जो जल थे, जल के जो अणु थे, दो अणु मौजूद थे, तो इसके 3/4 अणु जो है पूरी तरीका से खत्म हो गया, खत्म हो गया यानी कि वाष्प बनकर उड़ गया सर। हाफ अणु मौजूद होते हैं जिसको हमने नाम दिया कैल्शियम सल्फेट और हमने कहा हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा बन गया सर। तो इस तरीका से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। ये प्रोसेस आ सकता है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नहीं तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए ताकि हमें पीओपी मिल जाए, या पूछा जा सकता है कि पीओपी को पहली बार कहाँ बनाया गया था, पेरिस में बनाया गया था, या पूछा जाएगा कि पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे बनाए जाते हैं, तो जिप्सम से बनाए जाते हैं सर। ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, तो आइए पहला यूज पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अस्पतालों में करते हैं। किसमें कर सकते हैं सर, अस्पतालों में। किसके लिए सर, टूटी हुई हड्डी को सीधा करने के लिए, यानी कि टूटी हुई हड्डियों को अस्थाई रखने के लिए, उसे ज्वाइंट होने में मदद करने के लिए हम पीओपी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे किसी का पैर टूट गया या किसी का हाथ टूट गया, जैसे यहाँ पर हाथ टूट गया, मान के चलो कि यहाँ से किसी का हाथ टूट गया कलाई से, या तो यहाँ से हाथ ब्रेक हो गया, टूट गया सर। तो अगर हम इसको हिला डुला करेंगे तो सर ये ज्वाइंट होगा नहीं, तो इसको हमें अस्थाई रखना होगा। इसको क्या करना होगा सर, हाथ को अस्थाई रखना होगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी तरीका से प्लास्टर कर देगा। किससे, पीओपी से। पीओपी से बिल्कुल छत की तरह ढलैया कर देगा बच्चा। जैसे ही ढलैया कर दिया तो हमारा हाथ क्या हो गया, अस्थाई हो जाएगा। ये बहुत जल्दी कठोर हो जाता है। ये पीओपी जो है जल के साथ मिलकर बहुत जल्दी क्या होता है, कठोर हो जाता है, जो फिर हमें हमारे हाथ को या पैर को या टूटी हुई जगहों को हिलने से रोकता है, हिलने से हमें बचाता है। बात समझे, चलो सर। अस्पतालों में टूटी हड्डियों को सही स्थिति में रखने और सही उपचार सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यह टूटी हड्डी को सीधा रखता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में, इसमें दंत चिकित्सा में कास्ट बनाने के लिए भी करते हैं, यानी कि दांत के जो इलाज होते हैं उसमें कास्ट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। आगे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावटी सामग्री बनाने में
सस्ते आभूषण बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन, ब्लैक बोर्ड, चौक और मूर्ति के सांचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है सर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल सौंदर्य में भी करते हैं, सौंदर्य का जो प्रसाधन होता है उसके इस्तेमाल में करते हैं, खिलौना, सजावटी सामग्री, इन सभी चीज़ों में। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आप जब बाजार जाते हो, जब दशहरे में या किसी फेस्टिवल में जब आप घूमने जाते हो तो मार्केट में आपको इस तरीका का खिलौने बहुत सारे दिखाई देते होंगे। तो ये बने किसके होते हैं? तो सर ये बने होते हैं पीओपी का। ये किसके बने होते हैं सर? पीओपी के बने होते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम अग्निरोधी में भी कर लेते हैं। अग्निरोधी इस्तेमाल, अब देखो जैसे यही सामान बनाया गया, ये जो खिलौना आप दिख रहे हो, यहाँ पर जो मूर्ति बनी हुई है, ये मूर्ति पूरी तरीका से पीओपी का बना। अब इसको ले जाकर आग में डाल दो, इसको ले जाकर आग में आप डाल दो, ये आग इसमें नहीं पकड़ेगा, ये हीट हो जाएगा। हीट होने से कोई नहीं रोक सकता, हीट होगा ही, बट ये जल कर खत्म नहीं होगा, ये जलेगा ही नहीं। क्योंकि पीओपी जो होता है बच्चा, वो ज्वलनशील नहीं होता है, वो जलने वाला नहीं होता है, वो जलने वाला नहीं होता है। इस वजह से हम इसका उपयोग अग्निरोधी सामग्री में कर लेते हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ को अग्निरोधी बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? पीओपी का इस्तेमाल कर लेते हैं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग रसायन विज्ञान में यानी कि प्रयोगशाला में भी, उपकरणों में वायु अंतरालों को सील करने के लिए, यानी कि जो हमारा केमिकल जो लैब है उसमें जो उपकरण है मौजूद, तो उस उपकरण के जो भी वायु अंतराल है उसको बंद करने के लिए, यानी कि ताकि उसमें से वायु बाहर ना निकले या वायु उसके अंदर ना प्रवेश करे, इस वजह से उसको बंद करने के लिए, सील करने के लिए ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक वायु रोधी भी है, यानी कि ये एक वायु रोधी व्यवस्था को मेंटेन करके रखता है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सतहों जैसे कि घर की दीवारों को रंगने से पहले चिकना बनाने के लिए तथा घरों और अन्य इमारतों की छतों पर सजावटी डिजाइन बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है सर। इमारतों की छतों को सजावटी डिजाइन, देखो यहाँ पर तरह तरह के सजावटी डिजाइन बनाए हुए हैं। अब तो हमारे घर में भी, यानी कि अपने घर में भी जो भी छोटे मोटे घर बन रहे हैं, जिसका भी अपना सपनों का महल बन रहा है, वो सभी घरों में अब पीओपी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये पीओपी जो है, ये घर को चिकना बनाता है, जिसे आप पुट्टी भी कह देते हो। हालाँकि पुट्टी अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन जब आप पुट्टी, बस उसी की तरह अब पीओपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जो पूरी तरीक़ा से चिकना करता है, ठीक है? तो इसमें इस्तेमाल कर दिए जा रहे हैं। घर में जो डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, छत में, सीलिंग में लगाए जा रहे हैं, जैसे या दरवाजे पर आप डिज़ाइन बना रहे हो, तो उसमें भी पीओपी का इस्तेमाल कर लिया जाता है सर। तो ये पूरे के पूरे हमारे पीओपी का इस्तेमाल था। तो ये हमारा बच्चा पूरा का पूरा जो केमिकल कंपाउंड्स थे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, जितना आपको पढ़ना था, हमने आपको पढ़ाया। होपफुली कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि सर हमें किसी भी प्रकार का डाउट रह गया है, तो आप डाउट को कमेंट बॉक्स में आप अपना रख दीजिए। आपके डाउट को क्लियर करने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। ठीक है? तो होपफुली कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस क्लास का रिवीजन अवश्य करें। आज हमारा पूरी तरीक़ा से सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब किसी भी तरह से आपको कोई भी समस्या नहीं रहना चाहिए, हमारा मानना ये है। क्योंकि हम आपको बहुत ही धीरे से और हर वो बारीकी चीज़ों को समझाने का हमने प्रयास किया है। ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और क्लास का रिवीजन अवश्य करें बच्चे। चलिए फिर मिलते हैं।